तो हाय फ्रेंड्स, देखिए जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम अभी हो गया है और हम लोग पेपर वन का आंसर की करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं अपना आंसर की मैच कर लीजिएगा। और मतलब पेपर वन थोड़ा सा टफ था बट पेपर टू इजी था ना। और जो जो पेपर वन पहले सॉल्व करने में लग गए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा तो पार, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा तो फेल। चलिए, तो ये सबसे पहले हम लोग पेपर वन को सॉल्व करते हैं। ग्रुप सी का है, हालांकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो पेपर वन सबका सेम है। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ये आईसीटी का क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसमें स्विच मोड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया है, फिर पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, देन आईपी एड्रेस का और लास्ट में डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डीएनएस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन टू, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, जिनको डिटेल में सॉल्व करना है वो लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से क्वेश्चन था और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से और कुकीज से। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, जिसमें पूछा गया है कि एक विश्वविद्यालय क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करता है। छात्र दूरस्थ रूप से लॉगिन करते हैं और परीक्षा डेटा को केंद्रीय रूप में संग्रहित किया जाता है। इस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, तो यहाँ पे स्वयं एनपीटेल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ये सब स्वयं ऑप्शन ए से संबंधित एनपीटेल इंजीनियरिंग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, केंद्रीकृत डिजिटल शैक्षणिक भंडार और लास्ट में आ जाता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जो कि शासन सेवा के लिए डिजिटल अवसंरचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। इसमें पूछा गया है कि एक शैक्षणिक संस्थान बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, क्लाउड आधारित एलएमएस मतलब कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एंक्रिप्टेड ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रणाली को एकीकृत करता है। इस एकीकरण का समग्र प्रभाव निम्न में से किस प्रकार सबसे बेहतर वर्णित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसको किस तरह से सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा? ऑप्शन बी, प्रशासनिक पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, जिसमें वेनसांग के बारे में पूछा गया है कि वेनसांग के विवरणों के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश जो एंट्रेंस एग्जाम होता था वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा द्वार पंडितों के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी विशेषता अपरंपरागत शिक्षा को परंपरागत शिक्षा से अलग करती है? अच्छा, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग बगल में इंग्लिश को देख सकते हैं। ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश नॉन कन्वेंशनल लर्निंग फ्रॉम कन्वेंशनल लर्निंग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह प्रायः शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, और विविध माध्यमों से शिक्षण प्रदान करती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट, इसमें पूछा गया है एक असर्शन और एक रीजन दिया गया है। ठीक है, कि असर्शन है कि एआईसीटी यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल, यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना 1987 को की गई थी। तो दोनों सही हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करती है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे? ठीक है, तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को किस में रखा गया है? अनुच्छेद 51 का क में। ठीक है, तो 51 क यानी कि 51A हो जाएगा, ऑप्शन सी। 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ एग्ज़ाम दे के आने के बाद। ठीक है, और मेरा पेपर वन अच्छा गया, लेकिन पेपर वन बनाने के चक्कर में मैंने 2 घंटा इसी में टाइम दे दिया और पेपर टू बनाने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो गिल्ट फीलिंग हो रहा है, मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। केवल पढ़ने से नहीं होता है, सेट भी लगाना होगा, नहीं तो ना टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट टाइम अगर आप यूजीसी नेट बैठिएगा तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से बैठिए, और क्या बोलते हैं उसको, टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। पेपर 2 को पहले सॉल्व कीजिए 1 घंटा में, बाकी 2 घंटा इसको टाइम दीजिए लास्ट में। नहीं तो इसमें पहले ज़्यादा टाइम दे दिए तो फिर वही होता है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसके अकॉर्डिंग प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और अखिल भारतीय यानी कि एआईसीटी के स्थान पर स्थापित किया जाना है। और निम्न में से कौन सा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 स्वतंत्र प्रभागों में शामिल नहीं है? तो देखिए ये जो है ना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के अनुसार उच्च शिक्षा, मतलब यहाँ पे एक आपको डेटा दिया और इसके कॉलम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी का यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है एडमिशन का। ठीक है, एनरोलमेंट पिछले 3 सालों का 20, 21, 22। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। बोला गया है कि वर्ष 2020 से 22 के बीच में कुल नामांकन में वृद्धि सभी श्रेणी को मिलाकर लगभग कितनी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29%। आप निकालिएगा तो निकल जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पे अनुसूचित जाति। ठीक है, श्रेणी के नामांकन की प्रवृत्ति इसी प्रकार के रेखीय रूप से जारी रहता है तो 2023 के अनुमानित नामांकन किसके निकट होगा? ठीक है, तो ये किसके निकट हो जाएगा? नेक्स्ट ऑप्शन सी। ठीक है, 300। आगे देख लेते हैं, मतलब ये एक असर्शन है, बस अनुमान लगाया जा रहा है हाइपोथेसिस है। चर कैटेगरी किस प्रकार के डेटा को दर्शाती है? तो चर जो होता है कैटेगरी, यह आपका कौन सा डेटा को शो करता है? नाममात्र गुणात्मक चर। ठीक है, नॉमिनल क्वांटिटेटिव वेरिएबल को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के में बढ़ते नामांकन में सबसे अधिक किस बात का संकेत मिलता है? तो सामाजिक न्याय और नीतियों का क्रियान्वयन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन और दूसरा जो है रीजन। ठीक है, कारण। तो यहाँ पे दिया गया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो होता है MOOCs जैसी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियाँ स्वायत्त और स्व अधिगम को प्रोत्साहित करती है, यानी कि सेल्फ लर्निंग। ठीक है, और ऑटोनॉमी आपको देता है। और रीजन बोलता है कि ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जो है एक निश्चित समय सारणी और अनिवार्य शारीरिक उपस्थिति प्रदान करता है। तो ये गलत है, अनिवार्य तो कोई नहीं बोलेगा आपको ऑनलाइन में, यानी कि ऑप्शन ए सही है, और सॉरी ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 15 का हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा आप भी मैच करके, और इसका PDF भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ज्ञान सागर ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विशेषता किशोर शिक्षार्थियों में पहचान बनाम भूमिका यानी कि भ्रम संकट से विशेष रूप से जुड़ी हुई है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत मिथक। ठीक है, इमेजनरी पर्सनल फेबल और काल्पनिक दार्शनिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, इमेजनरी ऑडियंस, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा। यहाँ पे नीचे दिया गया है असर्शन और रीजन। असर्शन है आपका यहाँ पे कि किशोर शिक्षार्थियों में कक्षा के भीतर, ठीक है, भावनात्मक अस्थिरता यानी कि इमोशनल जो होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चलिए जो भी है, इमोशनल अस्थिरता अधिक दिखाई देने की संभावना होती है। और कारण यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंगटल जो कॉर्टेक्स होते हैं जो कि कार्यकारी कार्य करते हैं, ठीक है, और आवेग को नियंत्रण करने का काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये किशोरावस्था के दौरान जो है ना विकसित हो रहा होता है, डेवलपिंग मोड में होता है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और ए मतलब आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है किसी शिक्षार्थी के स्व प्रभावकारिता यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभाव होती है? तो किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी।
पूर्व सफलता के अनुभव और शिक्षक द्वारा मौखिक प्रोत्साहन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कक्षा में लड़कों के अंक का औसत 52 है और लड़कियों का जो है 42 है और पूरी कक्षा का 48 है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है ये पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 60%। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा विरोध का वर्ग। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। इन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया गया है कि इसको क्या बोलेंगे यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं भी समझ में नहीं पाया हूँ। ठीक है, अजीब सा क्वेश्चन है, सबल्टरनेशन। चलिए, तो इसको मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी, ए और आई। ठीक है, तो एग्जिस्ट करता है बिटवीन ए एंड आई। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि समूह संचार की स्थिति में समूह विचार में क्या अभिप्राय है। ठीक है, समूह संचार और विचार में आपको पूछा गया है कम्युनिकेशन, ठीक है, और ग्रुप थिंकिंग, इनमें क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें समूह सामंजस्य बनाए रखने की इच्छा के कारण अविवेकपूर्ण या तर्कहीन निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेटवा बंद कर दे। निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सी रहेगी। देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा ये 445। क्या कर रहा है इसमें मालूम है। देखिए इसको गुना किया 1 + 1, अब इसको गुना किया यहाँ पे गुने 2 + 2, फिर यहाँ पे गुना किया प्लस गुने 3 + 3, यहाँ पे गुने 4 + 4 गुने 5 + 5, यही किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे शाब्दिक प्रमाण में सन्निधि जो है इस शर्त का आशय है, तो इसका क्या आशय हो जाएगा। राइट आंसर, शब्द बिना लंबे अंतराल के समय और स्थान की निकटता में बोले गए हों। ठीक है, तो मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कई बार। आगे बार देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। रीजन और असम्पशन दिया गया है कि उच्च शिक्षा, ठीक है, हायर एजुकेशन के संदर्भ में पूछा गया है कि शिक्षण और निर्देशन में क्या अंतर है। इंस्ट्रक्शन और जो है आपका क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए अंतर यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे समानार्थी है, और रीजन में बोला गया है कि शिक्षण एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें मूल्यों का विकास तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास शामिल होता है, जबकि निर्देशन कार्य उन्मुख होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए सही है लेकिन जो है आपका आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रहता है हमारा यहाँ पे 25, और इसमें क्या पूछा गया है कि अनुदेशात्मक सुविधाएं जिसमें अनुकूलनशील अधिगम तकनीकें शामिल होती हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर अध्ययन सामग्री की कठिनाई को गतिशील रूप से समायोजित करके। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता, ठीक है, मान लीजिए कोई रिसर्च है जो यूज करता है स्नोबॉल सैम्पलिंग का। ठीक है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो टेक्निक है का उपयोग करता है, और यह तकनीक प्रायः किस प्रकार के शोध में उपयोग की जाती है। तो स्नोबॉल टेक्निक प्रायः किस प्रकार के शोध में, गुणात्मक। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, परिकल्पना परीक्षण में निम्न में से कौन सी टाइप 2 त्रुटि है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए जो लोग नहीं समझ पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 2 एरर क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना। ठीक है, एच 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शोधकर्ता जो रिसर्चर होता है नई शिक्षण विधि के प्रभाव पर अध्ययन कर रहा है। ठीक है, और वह निष्कर्ष भी निकाल लेता है, कंक्लूजन भी निकाल देता है कि नई शिक्षण विधि पुरानी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है। और हालांकि वास्तव में दोनों विधियां में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निम्न में से क्या हुआ? तो ऐसी स्थिति में क्या त्रुटि हुआ? तो ये त्रुटि होता है टाइप 1 त्रुटि, ठीक है, अल्फा त्रुटि जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, और टाइप 2 को बीटा त्रुटि बोलते हैं। निम्न में से कौन सा वैंकूवर शैली के संदर्भ का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संख्यात्मक प्रणाली, ठीक है, न्यूमेरिकल सिस्टम। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, शैली में संदर्भ सूची में प्रविष्ट का सही क्रम क्या है? ठीक है, इंग्लिश में पढ़िए इसको तब आपको समझ में आएगा। इन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, स्टाइल व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एन एंटर, जब आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एंट्री इन द रेफरेंस लिस्ट, तो पहले क्या देते हैं? ऑथर का नाम देते हैं, टाइटल देते हैं, या जनरल देते हैं, या फिर ईयर देते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले लेखक का नाम रहता है, फिर उसका जो टाइटल रहता है, ठीक है, सॉरी ईयर रहता है, फिर शीर्षक रहता है, और लास्ट में जनरल रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित स्थानों पर कथन दिया गया, और आपको यहाँ पे एक दो को स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट 1 और 2, और आपको विचार करना है, ठीक है, कि क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें योजना, क्रिया, अवलोकन और चिंतन शामिल होते हैं। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को पूरे वैश्विक जनसंख्या पर सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो गलत है, लेकिन कि पूरी जनसंख्या पे समाहित किया जा सकता है, ठीक है, सामान्यीकरण, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, कि जब एक पर्यवेक्षक फोन पर व्यस्त होने के कारण किसी कर्मचारी द्वारा मशीन की खराबी के बारे में बात कर, मान लीजिए कोई फ़ोन पे बात कर रहा है और उसका आ जाता है सुपरवाइजर, बोल रहा है कि अरे भाई मशीन ख़राब है, लेकिन वह मशीन की खराबी के बारे में दी गई जो व्याख्या है उसको अनदेखा कर देता है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? कैसा डिस्टर्बेंस मानेंगे? साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधा, ठीक है। 32 का 2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी रीजन और असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन है आपका कि संचार अर्थ के समझौता और विनिमय की प्रक्रिया है, जबकि रीजन में बोलता है कि अर्थ है शब्दों में नहीं होता है, बल्कि लोगों में जो होता है, बल्कि उन लोगों में होता है जो उन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो क्या सही है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे काइनेसिक्स, ठीक है, और प्रॉक्सिमेसिक्स और हैप्टिक्स, ये जो है किसके प्रकार हैं? तो ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, अमौखिक संचार के प्रकार हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा पारा लैंग्वेज, ठीक है। पारा लैंग्वेज में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो पारा लैंग्वेज में कौन से तत्व शामिल होते हैं? इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, बोलते समय स्वर, पिच, लहजा, ध्वनि की तीव्रता और विराम, ये शामिल होते हैं पारा लैंग्वेज में। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 36। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और क्या बोला गया है कि 10 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर चलता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा, ईस्ट की ओर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तर्क दिया गया है यहाँ पे आपका एक आर्गूमेंट, बोला गया है कि शहर की नई साइकिल लेन बनाया गया है, ठीक है, पहल असफल रही, जो बनाया गया है वो असफल रही। क्यों? क्योंकि इन लेनों के बनाने के बाद से कार दुर्घटनाओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई, पहले भी जितना होता था अब भी उतना ही आया, साइकिल लेन बनाने के बाद भी। तो क्या कथन यहाँ पे आपका ये जो स्टेटमेंट है इसको मतलब सबसे अधिक कमज़ोर बता रहा है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी भी बोल सकते हैं और सी भी बोल सकते हैं, हालांकि मैक्सिमम बी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 436, ठीक है। ये कैसे कर रहा है? देखिए इसका दुगुना करता है यहाँ पे, +6 जोड़ता है, इसका दुगुना किया +7 जोड़ा, इसका दुगुना किया +8 जोड़ा, इसका दुगुना किया +9 जोड़ा, दुगुना किया +10 जोड़ा,
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 436। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ओरल का जो है सब दिया गया, देखिए ये सब बहुत इजी है। एल का यहाँ पे कोड है 12, तो 12 को 2 और 3 जोड़ दिया। ए का 1 का 1 है। आर का होता है, ठीक है, कितना होता है 18, तो 18 को 8 और 1 9 जोड़ दिया। ओ का होता है क्या होता है 15, तो 5 और 1 6 कर दिया। तो उसी तरह से आपका रिटर्न क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5522,995, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। एक व्यक्ति 2 गाय जो है 12,000 रुपये में खरीदता है। एक को 25% लाभ पे बेचा, तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पे बेचेगा कि ना लाभ हो ना हानि हो, तो 16% हानि पे बेचेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे एक असर्शन और दूसरा रीजन। असर्शन है प्रत्येक वैध तर्क एक सुदृढ़ तर्क होता है और एक सुदृढ़ तर्क में वैध संरचना तथा सभी सत्य आधार वाक्य होने चाहिए। ये क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 9 को क्वेश्चन बचा है, ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी के समान है, ठीक है, और एक घड़ी का कोई भी रचनाकार अवश्य होता है। तो इसी आधार पे हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड का भी कोई ना कोई रचनाकार होगा। तो ये क्या कैसा वाक्य है, तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग बोल सकते हैं कि मिथ्या सादृश्य है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित पदों को बढ़ती हुई अभिप्रायता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बढ़ती हुई अभिप्रायता क्या हो जाएगा, इसमें आपको जो है ना, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए आप ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिया है। देखिए अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, अब ये इंक्रीजिंग इधर से कर रहा है या उधर से कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मैं बोलूँगा, ठीक है। देखिए आप क्या टिक लगाएं वो नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे बी भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक, और इसको जस्ट उल्टा कर दें यानी कि सी डी ए बी, ठीक है, इसको भी बोल सकता हूँ, ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बौद्ध दर्शन के अनुसार रुक न रे घटी और बाद मैच करो ये। बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमाण मान्य हैं। तो देखिए बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग, बौद्ध फिलॉसफी के अकॉर्डिंग दो दर्शन यहाँ पे मान्य किया जाता है, अनुमान और सॉरी ये वाला हो जाएगा प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। और इसमें 5 गो होता है, मीमांसा के 5 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 to 50, इसको पढ़ना और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। कि राज्य शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में सरकारी विद्यालय की आधारभूत संरचना सुधारने के लिए एकीकृत विद्यालय आधुनिकीकरण योजना शुरू की। इस योजना का केंद्रीय बिंदु था, यहाँ पे 4 को बिंदु दिया गया, विद्यमान ग्रामीण शहरी विद्यालय उन्नयन, स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल कक्षाओं का स्थापन, शहरी ग्रामीण अवसंरचना अंतर को कम करना, आईसीटी सक्षम शिक्षण को प्रोत्साहित करना, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 2018 से 21 के बीच उन्नत विद्यालय तथा स्थापित डिजिटल कक्षाओं की संख्या दर्शाई गई है। तो ये डेटा दे दिया गया है 2018, 19, 20, 21 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है कि वर्ष 2018, ठीक है, से 21 के बीच में डिजिटल कक्षाओं का प्रतिशत में कितने % की वृद्धि हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 73.33%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस वर्ष ग्रामीण और शहरी उन्नयन के बीच में सर्वाधिक अंतर पाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ष 2018 से 21 तक ग्रामीण विद्यालय उन्नयन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लगभग किसके निकट है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30%। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है 49 नंबर की, ऊपर प्रदर्शित आंकड़ों को किस प्रकार के डेटा के रूप में सबसे उपयुक्त रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऊपर जो भी डेटा दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रात्मक असतत श्रृंखला डेटा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है और इसमें है पूछा गया कि शासन गवर्नेंस के दृष्टिकोण से डिजिटल कक्षाओं में तेज वृद्धि यह संकेत किसका है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आईसीटी आधारित शैक्षणिक सुधार रणनीति।
अब देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जेपीएससी जो है इसका ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ रहेंगी। ठीक है, मैं ये बताया हूँ शायद यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक गलत बता सकता हूँ आंसर। ठीक है, या मैक्सिमम 5 मानते हैं, उससे ज़्यादा गलती होगा नहीं। लेकिन जेपीएससी का जब आंसर किया आएगा ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे से चेक करना है, हो सकता है वहाँ पे आधा क्वेश्चन ही गलत हो जाए, क्योंकि होता है। ठीक है, और इसके अलावा आंसर किया आएगा, फिर राइज करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्शन राइज करेंगे। उसके बाद ये जो है आपको मार्कशीट देगा डिजिटली। ठीक है, मार्कशीट जारी करेगा आपका, ऑनलाइन मार्कशीट, और जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोड होगा। उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आएगा, देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, और पेपर लीक का तो कहीं पे कुछ सुराग नहीं है, और होगा भी नहीं, इतना टफ पेपर कौन सेटिंग कर पाएगा यार। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर कोई अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आप तक पहुंचाऊंगा। ओके, जोहार।